हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की। तो बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बात करें, कोर कॉन्सेप्ट क्या है इसका। बेसिक जो स्ट्रक्चर जो है डॉक्ट्रिन है, एक जुडिशियल इनोवेशन है, जुडिशरी के द्वारा इसको बनाया गया है। दैट एंश्योर्स स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड इट अंडर आर्टिकल 368। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अमेंडमेंट, और उसमें हमने देखा 368 के अंडर यहाँ पे जो पावर है पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, ये एक जुडिशियल इनोवेशन है। ये इंश्योर करती है कि जो पार्लियामेंट के पास जो अमेंडिंग पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अंडर आर्टिकल 368, वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती हैं। कि आप कॉन्स्टिट्यूशन आप कम्प्लीटली चेंज नहीं कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बोलते हैं, और उसमें वेरियस जजमेंट्स के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम इसको बताया कि कौन कौन सा जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसकी स्पिरिट को चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसी के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। रैशनल क्या था? बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशंस। तो कौन सी रैशनल क्या था यहाँ पे, कि कौन सी थ्योरी के बेसिस पे यहाँ पे थ्योरी ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन। मीनिंग क्या है इसका? पावर टू अमेंड इज नॉट पावर टू डिस्ट्रॉय। अगर अमेंड करने की पावर दी गई है अगर पार्लियामेंट को, तो उस पावर का मतलब ये नहीं कि उसको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दो, उसका जो बेसिक जो नेचर था, बेसिक जो स्ट्रक्चर था उसको ही चेंज कर दो। तो कौन कौन से बेसिक जो स्ट्रक्चर बेसिक फीचर्स कौन कौन से, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले हम देखते हैं जो CJI DY चंद्रचूड़, उनका कहना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वो क्या है? नॉर्थ स्टार है। इट सर्व्स एज अ गाइड फॉर इंटरप्रेटर्स व्हेन द लीगल पाथ इज कॉन्वोल्यूटेड। उसके बाद की आर्किटेक्ट कौन थे इनके? यहाँ पे इंडिया में अगर बात करें तो नानी पलखीवाला। लेकिन अगर हम बात करें तो ये इंस्पायर्ड कहाँ से हुए थे? जर्मन प्रोफेसर थे, जर्मन प्रोफेसर कॉनरैड। और इंडिया में जो है फेमस है नानी पलखीवाला। मेजर जो माइलस्टोन्स हम देखते हैं, डॉक्ट्रिन डिड नॉट अपीयर ओवरनाइट। इट वाज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टग ऑफ वॉर बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स। जब लैंड रिफॉर्म्स की बात चल रही थी, पार्लियामेंट अमेंड करे जा रही थी और जुडिशरी का जो रिएक्शन आ रहा था, और उसी को लेकर प्रॉपर्टी राइट्स, फंडल राइट्स की जो डिबेट चल रही थी, उस टाइम पे ये इवॉल्व हुआ है। प्रोलियो क्या है यहाँ पे? लैंड रिफॉर्म एक्ट्स। और आउटकम क्या रही? स्टेट लेजिस्लेचर ट्राई टू रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड चैलेंज्ड बाय आर्टिकल 19 1F एंड आर्टिकल 31। तो लैंड अलग अलग जो स्टेट्स हैं, स्टेट लेजिस्लेचर लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे कानून बनाए जा रही थी, और इनको फिर कानूनों को जो है लैंड रिफॉर्म एक्ट थी उनको चैलेंज किया गया अंडर आर्टिकल 19 और 31। सीट सॉन। उसके बाद गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में पहला हिंट मिला कि फंडामेंटल राइट्स क्या है? ट्रांसजेंडर है और चेंज नहीं किए जा सकते। उसके बाद केशवानंद भारती केस आता है यहाँ पे 1973 में। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें यहाँ पे डॉक्ट्रिन को डिफाइन किया गया। उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हो आप। पार्लियामेंट के पास पावर तो है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की, लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप टच नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद री इन्फोर्समेंट। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में फिर से जुडिशरी के द्वारा कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि जो पावर है पार्लियामेंट को की जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की और फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की, वो एक लिमिटेड पावर है, और लिमिटेड पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इज इटसेल्फ ए बेसिक स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज नहीं कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को, फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल ही हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते हो। उसके बाद जुडिशियल एवोल्यूशन ऑफ अमेंडिंग पावर्स। सबसे पहले यहाँ पे शंकर प्रसाद और साजिद केस प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। तो इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 13 लॉ है या नहीं है, इस पे यहाँ पे बहुत सारे जजमेंट्स हैं। ऐसे शंकर प्रसाद और साजिद के केस में कहा जाता है कि नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आर्टिकल 13 के अंडर लॉ के डेफिनेशन में नहीं आती है। और इसी केस में कहा गया कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है। पार्लियामेंट अंडर 368 यहाँ पे कुछ भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बदल सकती है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट पावर्स हैं पार्लियामेंट के पास, उनको यूज़ करके वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती हैं, चेंज कर सकती हैं, अनलिमिटेड पावर्स हैं। उसके बाद जो गोलकनाथ केस में यहाँ पे कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक लॉ है अंडर आर्टिकल 13। अंडर आर्टिकल 13 जो डेफिनेशन आती है लॉ की, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी आता है, और इसीलिए यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर जो है लिमिटेड है पार्लियामेंट के पास। उसके बाद केशवंत भारती केस 1973 में यहाँ पे कहा गया कि जो पार्लियामेंट के पास
कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर है वो क्या है, लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। मिनर्वा मिल केस में भी यहाँ पे इसको रीअफर्म किया गया, उन्होंने कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। जुडिशियल रिव्यू इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू जो है आर्टिकल 13 के अंदर जो आता है वो बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, आप उसको यहाँ पे चैलेंज नहीं कर सकते हो। बर्मन राव 1981, इसमें कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाइज टू अमेंडमेंट्स लॉज एडेड टू 9th शेड्यूल। इसमें यह कहा 9th शेड्यूल में जो भी लॉज ऐड किए गए, अमेंडमेंट्स की गई हैं 9th शेड्यूल में, उसको आप चैलेंज कर सकते हो, जुडिशियल रिव्यू जो है वो उस पर एप्लीकेबल है। IR कोयला केस 2007, यहाँ पे कहा गया जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्री 1973 एडिशंस टू 9th शेड्यूल एज वेल। तो 1973 से पहले यानी केशवानंद भारती जो केस है उससे पहले भी जो 9th शेड्यूल में चीज़ें ऐड की गई हैं उनके ऊपर भी यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू जो है वो एप्लीकेबल है। इसमें अगर रिलेशनशिप देखें रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मीनिंग क्या है, इट लिमिट्स द पावर्स ऑफ स्टेट प्रिवेंटिंग द टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मीनिंग ये है कि लिमिटेड गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट के पास जो पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है, उसको अनलिमिटेड उसको यूज़ नहीं कर सकती है, और जो इसकी पावर है उसको मिसयूज़ ना करे, इसलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी, इसको रोकने के लिए। रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड एविडाइसिस प्रिंसिपल्स by preventing arbitrary power ensuring predominance of legal spread through judicial review। तो एविडेंसी जो है वो उनका जो प्रिंसिपल है कि भाई आर्बिट्ररी पावर जो है वो नहीं होनी चाहिए, और रूल ऑफ लॉ भी जो है उन्हीं का जो कॉन्सेप्ट है। क्रिटिकल एनालिसिस डबल एज स्वॉर्ड, तो यहाँ पे क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी जो है वो इटसेल्फ जो है डबल एज स्वॉर्ड है। वर्ल्ड डॉक्ट्रिन हैज़ प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम मूविंग ए शार्प सोशलिस्ट और टोटलाइटेरियन डायरेक्शन। इसका अगर क्रिटिसिज्म देखें, अगर इनविजिबल हैंड, द टर्म इज नॉट एक्चुअली मेंशन द टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्पिरिट। इनविजिबल हैंड इसको कहा जाता है, इसका क्रिटिसिज्म में आप देख सकते हैं इनविजिबल हैंड है, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। इसको इंटरप्रेट कैसे किया गया, फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक डेंजर critique argued that Supreme Court, a self-appointed third chamber of parliament, creating counter majority imbalance। इसमें यह कहा जाता है कि जो एक जुडिशरी है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट है, वो सेल्फ अपॉइंटिंग चैम्बर है, वो द्वारा यहाँ पे इलेक्ट होके नहीं गए हैं, तो उनके पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए। वीकनेस बिकॉज देयर इज नो एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट्स बेसिक स्ट्रक्चर, इट डिपेंड्स ऑन जुडिशियल परसेप्शन लीडिंग टू पोटेंशियल अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पे वीकनेस बहुत है, यहाँ पे कोई भी लिस्ट यहाँ पे नहीं दी गई है कि कौन कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है कौन सा नहीं है, ये यहाँ पे टोटली जुडिशरी पे डिपेंडेंट है कि वो कौन से पार्ट को, कौन से पोर्शन को यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर मानती है। तो अब देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं और कौन कौन सी एक्सक्लूडेड है। इंक्लूडेड में कौन कौन सी हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो उसको चेंज कर पाए। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। सेकुलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरलिज्म, जब 2015 में NJAC को यहाँ पे स्टक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो यहाँ पे यही रीज़न दिया था, इट इज़ अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के बीच में सेपरेटेड जो पावर सेपरेटेड है यहाँ पे, उसके अगेंस्ट है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। फेडरलिज्म, जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 और 42। तो ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूडेड है बेसिक स्ट्रक्चर, इसको हम कह सकते हैं इट इज़ ए बेसिक स्ट्रक्चर। एक्सक्लूडेड कौन कौन सी हैं, यानी जो बेसिक फीचर नहीं है, आर्टिकल 31A एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, 105 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज़, 334 एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर। ये चीज़ें जो है वो बेसिक फीचर्स नहीं है। तो अब डिटेल में यहाँ पे दिया कौन कौन से प्रिंसिपल जो है वो इंक्लूडेड हैं बेसिक स्ट्रक्चर में थ्रू वेरियस कोर्ट्स केसेस। कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल कौन कौन से, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से केस में आता है, केशवचंद्र भारती और SR बोमई केस। रूल ऑफ लॉ एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस और IR कोयले केस 2007। सेपरेशन ऑफ पावर्स आता है इसमें, केशवचंद्र भारती केस, SR बोमई, IR कोयले केस। फेडरलिज्म, केशवचंद्र भारती केस, SR बोमई केस।
लिमिटेशंस ऑन 368 मिनरल मिल्स और यूनियन ऑफ इंडिया 1980। उसके बाद राइट्स एंड फीचर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले सेकुलरिज्म कौन से आर्टिकल में, कौन सी जजमेंट के थ्रू आया था? कृष्णेंद्र भारती और एस आर बोम्मई। बैलेंस फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करता है। कौन से केस में कहा गया? मिनर्वा मिल्स केस 1980। तो जो बैलेंस है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच में, ये प्रिंसिपल है, ये भी बेसिक फीचर है, इसको बदला नहीं जा सकता है। प्रेम्बल ऑब्जेक्टिव्स कृष्णेंद्र भारती केस। डेमोक्रेसी की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम भी एक बेसिक फीचर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो ये कौन कौन से आता है? कृष्णेंद्र भारती केस आता है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और क्यों? तो होलन केस 1993 आता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी आता है, जुडिशल रिव्यू कृष्णेंद्र भारती, मिनरवा मिल्स, एल चंद्र कुमार, जुडिशल रिव्यू। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये आता है यहाँ पे बेसिक फीचर्स के अंदर। व्हाट आर एक्सक्लूडेड? एक्सक्लूडेड क्या है? बेसिक फीचर्स है। सर्टेन प्रोविजंस और अमेंडमेंट्स हैव बीन स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग कंसीडर्ड बेसिक फीचर्स। 31A जो हम पढ़ चुके हैं, 31A एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, वो भी इनक्वालिटीज इन एग्रीकल्चर होल्डिंग्स, वामन राव केस। 105 राइट्स एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स कैन नॉट बी एलिवेटेड टू बेसिक फीचर्स टू इनवैलिडेट 10th शेड्यूल, क्या होता है? होलन। उसके बाद 334 45th अमेंडमेंट एक्ट 1978 extending reservation to for SC, STs and Anglo-Indians in legislature. 5th schedule temporary provisions and amendment under article 368 are not required for this. तो ये सारी चीज़ें जो एक्सक्लूडेड है फ्रॉम बेसिक स्ट्रक्चर। ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखें अगर हम, तो कंट्रीज दी गई है, अमेंडिंग मैकेनिज्म और जो बेसिक फीचर हैं जिनको अमेंड नहीं किया जा सकता। इंग्लैंड की बात करें तो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर, मोस्टली अनरिटन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है इंग्लैंड का। कोर्ट्स नाउ कंसिडर, लेकिन अभी जो कोर्ट्स है वो कंसिडर करते हैं कि कुछ जो फंडामेंटल्स हैं वो चेंज नहीं किए जा सकते हैं इवन बाय द सोवरेन पार्लियामेंट। इंग्लैंड में हम देखते हैं यहाँ पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट यहाँ पे सुप्रीम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी वो कंसिडर करते हैं कुछ ऐसे पार्लियामेंट सोवरीन भी है और उसके साथ साथ यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अनरिटन है, मोस्टली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फिर भी वहाँ पे कुछ वो माने जाते हैं, कुछ ऐसे फंडामेंटल्स हैं जिनको अबॉलिश नहीं किया जा सकता है सोवरीन पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये भी यहाँ पे बात करें कि क्या है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव है ऑन बेसिक स्ट्रक्चर। यूएस की बात करें तो आर्टिकल 5 में मेंशन है 2/3 ऑफ बोथ हाउसेस प्रपोज 3/4 ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट रेटिफाई। तो इनका जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो काफ़ी टफ है, इतना ईजी नहीं है वहाँ पे अमेंडमेंट करना। No amendment can be deprive a state of equal voting rights in the Senate without its consent. ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन ईच हाउस फॉलोड बाय रेफरेंडम, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए हाउस में फॉलोड बाय रेफरेंडम। कोर्ट्स हैव रिकॉग्नाइज्ड इम्प्लाइड लिमिटेशन, यहाँ पे भी कोर्ट्स ने यहाँ पे इम्प्लाइड लिमिटेशन की जो थ्योरी है उसको रिकॉग्नाइज किया ऑन लॉ मेकिंग पावर्स एमिनेटिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। पोर्टुगल एंड ग्रीस standard recipe process have explicitly listed all the unamendable provisions in their constitution। अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने भी यहाँ पे जो अनअमेंडेबल प्रोविजंस हैं वो यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। इटली एंड फ्रांस स्टैंडर्ड प्रोसेस प्रोटेक्ट सम प्रिंसिपल्स लाइक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स उनको प्रोटेक्ट किया है, जैसे इंडिया में बहुत सारे किए गए हैं। तो जैसे एग्जाम्पल उनमें से रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको चेंज नहीं किया सकता। तो ये थ्रू वर्ल्ड इसको यहाँ पे प्रोटेक्टेड ये कॉन्सेप्ट है जो है फॉलो किया जाता है थ्रू वर्ल्ड। उसमें अगर मिनर्वा मिल्स केस को हम डिटेल में देखें 1980 में, तो केस इज ए कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बिकॉज इट प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम ओवरराइडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश्ड इन कृष्णेंद्र भारती। कॉन्टेक्स्ट क्या था? चैलेंज किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट को, विच सॉट टू गिव डीपीएसपी टोटल सुप्रीमेसी ओवर फंडामेंटल राइट्स। बार जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, तो जुडिशरी को पावरलेस कर दिया गया कि यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं होगा। डीपीएसपीज को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया ताकि वो फंडामेंटल राइट्स को भी यहाँ पे अमेंड कर पाएँ। डीपीएसपीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को भी यहाँ पे वायलेट किया जा सकता था एज पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो इसको यहाँ पे चैलेंज करने के लिए मिनर्वा मिल्स केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
लीगल क्वेश्चन, चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ क्लॉजेस दैट रिमूव लिमिटेशंस ऑन पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर के अंदर। और आउटकम क्या रही मिनरवा केस की? सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 55। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 55 को स्ट्रक डाउन किया गया। 42nd जो अमेंडमेंट थी उसमें जो सेक्शन 55 थी उसको स्ट्रक डाउन किया गया, जिसने ऐड किया था 368 4 एंड 5 क्लॉज, रूलिंग दैट लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड इटसेल्फ इज ए बेसिक स्ट्रक्चर। कहा गया है जो पार्लियामेंट के पास जो अमेंडिंग पावर्स है वो क्या है, लिमिटेड है, और वही लिमिटेड पावर जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इम्पैक्ट क्या रहा? री एस्टैब्लिश द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। तो इस केस का इम्पैक्ट क्या रहा? काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच में एक बैलेंस बना के यहाँ पे रखा गया इसके अंदर एज ए फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी को फंडामेंटल फीचर भी यहाँ पे माना गया। राइट्स और डीपीएसपीज में रिलेशनशिप क्या है? नेचर एंड स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ पे इवॉल्व होता है, और अभी क्या स्टेटस है उसका? 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर इसको यहाँ पे अबॉलिश किया गया। 19(1)(f) में आता था और 31 में इसको ख़त्म करके आर्टिकल 300 में यहाँ पे इसको डाला गया। करंट स्टेटस नॉ लीगल राइट, अब लीगल राइट है 300A में आता है। 31C इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट द लॉज एनेक्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी अंडर आर्टिकल 39B, prevent concentration of wealth 39C from being challenged on the grounds of violating equality. Key judicial insights: State of Karnataka versus Ranganatha Reddy 1977. Justice Krishna Iyer minority opinion, which later become influential, argued that privately owned resources should also be considered material resources of community for common good. ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने ऑलरेडी